नमस्कार दोस्तों। ये हमारा क्लासेस का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ये हम लोग इस चैप्टर का नाम है क्या, कहाँ, कैसे और कब। इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का अगर आप नोट्स चाहिए तो इस चैप्टर का नोट्स हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा जो कि लगभग 20-21 के आसपास है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने बन सकते थे हम लोगों ने इसको बनाने की कोशिश की है। देखिए ये सब जो है आपको दिखा दे, कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले। जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन है, अतीत अतीत में वन्य वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसके साथ में आपको आंसर भी मिलेगा और इसका नीचे एक्सप्लेनेशन भी। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग कम्प्लीटली कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि साथ में जितने टॉपिक संभव है इसमें समझने के लिए सारे टॉपिक नोटेड है। उसके बाद जितने इसमें क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हो, हर एक एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, तो वो भी है हम लोगों को साथ में ले रखा है क्वेश्चन को भी। तो इसे कहा जाए तो एक वीडियो जो है एक चैप्टर के लिए कंप्लीट सोल्यूशन है जिसमें क्वेश्चन आंसर सारी के सारी शामिल है इसमें। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिक इसको पहले कवर कर लें। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, इतिहास को समझने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, हिस्ट्री को समझने के लिए जो चीजें चाहिए उसकी व्याख्या इस चैप्टर में की गई है। ठीक है, इतिहास कैसे लिखा जाता है, किन किन चीजों को आधार बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या, कहाँ, कैसे और कब, यानी कि क्या हुआ था ऐसे समझिए। क्वेश्चन के माध्यम से हम क्वेश्चन करते हैं। क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, कैसे हुआ था और कब हुआ था। ऐसा क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मिलेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह अध्याय इतिहास की मूलभूत समझ विकसित करता है। यानी कि इस अध्याय में हम लोग इतिहास की जो मेन समझ जो होती है, इतिहास को कैसे समझा जाता है उसकी चर्चा इसमें करने को मिलेगा। यह सिखाता है कि इतिहास केवल तारीखों तारीखें को रटना नहीं है बल्कि अतीत को समझने का एक वैज्ञानिक तरीका है। यानी कि कभी तक आप लोग जो इतिहास पढ़ते हैं वो सब आपको लग रहा होगा कि शायद इसमें डेट को रटा जाता है एक्चुअली, लेकिन इतिहास डेट का रटने का एक प्रथा नहीं कह सकते हैं इसको। कहें क्या कि एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे हम इतिहास को समझते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। यहाँ पर क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक कहता है क्या कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो पहली बात, अतीत के बारे यानी कि इतिहास, यानी कि बीते हुए समय में जो कुछ भी हुआ, कुछ चीजें अभी हुआ था, कुछ चीजें 10 साल, कुछ चीजें 50 साल पहले, कुछ चीजें 100 साल पहले, कुछ चीजें लाखों साल पहले हुआ। इन सभी के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, इन सभी चीजों की चर्चा की गई है इसमें। तो हम क्या जान सकते हैं, क्वेश्चन हमारा ये था कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो इतिहास में हमें केवल राजाओं और युद्धों के बारे में ही नहीं बल्कि आम लोगों के जीवन के बारे में भी बता दिया जाता है। सिंपल, यानी कहने का मतलब इतिहास में हम राजाओं के बारे में तो जान ही सकते हैं, राजाओं ने कौन से युद्ध किए उसके बारे में भी जान सकते हैं, और साथ ही साथ आम लोग जो थे यानी कि साधारण जनता जो थी उनका रहन सहन जीवन कैसा था ये भी जान सकते हैं। इन सभी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इतिहास के अध्ययन से। यानी कहा जाए तो इतिहास डेट का जो है एक कलेक्शन नहीं है, डेट का रखने का एक तरीका नहीं है। ये अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग साम्राज्य, राजा, युद्ध और आम लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है, उसको समझने का एक तरीका है। साथ ही इतिहास हमें ये भी जानकारी देता है कि अतीत में जो घटनाएं हुई है उस घटना अगर कोई नकारात्मक है तो उस घटना को कैसे त्याग दें, और कोई सकारात्मक है उससे जो कोई फायदा होने वाला है तो उसे ग्रहण कर ले। ये सभी की सीख हमें इतिहास से ही मिलती है, इसलिए इतिहास पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, हम जान सकते हैं क्या था। पहला, लोगों का सामाजिक जीवन, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहा करते थे। और लोगों का आर्थिक जीवन जान सकते हैं कि उनके व्यवसाय क्या थे, जैसे आखेटक थे, शिकारी थे कि पशुपालक थे कि कृषक थे, शासक थे, व्यापारी थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे। इन सभी लोगों के बारे में हम अलग अलग चीजें जान सकते हैं। इन सभी लोगों के बारे में क्या थे वो लोग वो भी जान सकते हैं। अब इन लोग की सांस्कृतिक जीवन की बात करें तब बच्चे कौन से खेल खेला करते थे ये भी हम जान सकते हैं, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से गीत गाते थे, ये सब चीजें जान सकते हैं। ठीक है, कि क्या जान सकते हैं, उनके सामाजिक जीवन को जान सकते हैं, उनके आर्थिक जीवन को जान सकते हैं। ठीक है, उनके सांस्कृतिक जीवन को जान सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुत कुछ उनके बारे में और कुछ भी पता कर सकते हैं। लेकिन ये क्लास 6 का इतिहास हिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा चीज एक्सप्लेन नहीं करती है। आईआईटी की क्लासेस में आपको पूरी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो हम लोग सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन को समझ सकते हैं जो पहले के लोगों के हुआ करते थे। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक है आपके क्लास के हिस्ट्री का 6 का, मानव बस्तियों का भौगोलिक वितरण। यानी कि लोग कहाँ कहाँ रहते थे ऐसे सीधा समझा जाए तो लोग जो है प्राचीन काल में कहीं एक जगह निवास नहीं किए,
लोगों ने कई जगहों को अपना निवास स्थान बनाया। तो इसलिए कहा जाए तो कोई एक जगह नहीं है हमारे, कई जगह हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण जगह जो आपने क्लास में दिया हुआ है 6 के हिस्ट्री में, उन सभी जगहों को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से कई कुछ सवाल बनते हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला लोगों का लोकेशन कहाँ था? तो नर्मदा नदी। पहला लोगों का लोकेशन कहाँ था? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है लाखों साल पहले आरंभिक मानव यहीं पे रहा करते थे। कहाँ पे रहा करते थे? नर्मदा नदी के आसपास। नर्मदा नदी जैसे तरह मान लीजिए कि ये बह रही है, इसके दोनों साइड ऐसे लोग यहाँ पे रहा करते थे प्रारंभ में, तो नर्मदा नदी हो गई। यहाँ पे लोग रहा करते थे। और नर्मदा नदी के पास जो रहने वाले लोग थे ना, वे कुशल संग्राहक थे। यानी कहने का मतलब इस क्षेत्र के आसपास के लोगों को अच्छे से ज्ञान था कि यहाँ के जितने भी जंगल हैं, यहाँ के आसपास जितने भी जंगल हैं, जंगल में कौन से फल हैं, उस फल मतलब कौन से फल जहरीले हैं, कौन से फल खाने योग्य है, इन सभी की जानकारी थी। कौन से फल जो है औषधि योग्य है, इन सभी की भी जानकारी थी, इसलिए इनको कहा गया कुशल संग्राहक थे। ठीक है, वो लोग सब कुछ जानते थे। ये भोजन के लिए, खाने के लिए वो जड़ों को, कुछ फलों के, कुछ पौधों के जड़ों को खाते थे, कुछ पौधों के फलों को, तो कुछ जंगल के उत्पाद पे अलग अलग चीजों को खाया करते थे, इसको कंदमूल फल कहा जाता है। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी कि जानवरों के शिकार भी करते थे। कौन शिकार करते थे? तो नर्मदा नदी के किनारे बसने वाले लोग। ये तो एक हमारा नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की थोड़ी सी संक्षिप्त व्याख्या है। अब कुछ लोग अलग भी रहा करते थे। तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और पिरथर पहाड़ियां जो है, उत्तर पश्चिम जो वर्तमान में मैप में अगर देखिएगा तो पाकिस्तान की साइड पड़ता है, तो वहां पे लगभग 8,000 साल पहले यहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया। सबसे पहले कौन सा फसल उगाना शुरू किया? तो गेहूं और जौ जैसी फसलें। यानी कहने का मतलब सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के लोग जो थे, कब कृषि की शुरुआत की है गेहूं और जौ जैसी फसलों को? तो 8,000 साल पहले। यानी कि कब से मिलता है कृषि का शुरुआत का कहानी हमारे भारत में? सुलेमान और कृथर की पहाड़ियों के रेंज में। तो 8,000 साल पहले यहीं के स्त्री पुरुष सबसे पहले कौन सा फसल का उत्पादन किए थे? तो गेहूं और जौ का, ध्यान रखना है। ठीक है, फसल का उत्पादन करना शुरू किए। जानवरों को उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। ये भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले क्षेत्र है। यानी कि भारत में शुरुआती अवस्था में जब कृषि के क्षेत्र मिले, उसमें से सबसे शुरुआती अवस्था में जो कृषि के जो क्षेत्र जो साक्ष्य वाले यानी कि जो प्रमाणिक तौर पे मिले हैं, वो ये है कौन से? सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के क्षेत्र। ठीक है, अब तीसरा लोकेशन है। पहला लोकेशन ध्यान रखिएगा, पहला लोकेशन नर्मदा नदी के आसपास लोग रहे हैं। दूसरा सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के आसपास। तीसरा है गारो पहाड़ियां जो उत्तर पूर्व में पड़ती है भारत के मैप में अगर देखोगे तो। अब विंध्य पहाड़ियां जो है मध्य भारत में पड़ती है। ये तीसरा लोकेशन जहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया था। ये कुछ अन्य क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चावल कहाँ पे उपजाया गया है? तो विंध्य पहाड़ियां के उत्तर में। ध्यान रखना है, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाने का साक्ष्य मिला। हो सकता है कहीं और भी उपजाया गया हो, लेकिन अभी तक प्रमाणित साक्ष्य के आधार पे कहा जा सकता है क्या, कि विंध्य पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र ऐसे थे जहां पे सबसे पहले चावल उगाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, या फिर चावल उगाया गया था विंध्य पहाड़ियों के आसपास। तो तीन लोकेशन देख लीजिए, नर्मदा नदी, सुलेमान और कृष्ण पहाड़ियों के रेंज। दूसरा है गारो पहाड़ियां उत्तर पूर्व, और विंध्य पहाड़ियां जहाँ पे विंध्य पहाड़ियों के आसपास चावल उगाने की कोशिश की गई थी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। लगभग 4700 साल पहले सिंधु और इसकी सहायक नदियां जो है, पहली बात करें सहायक नदियां क्या होती है। तो सहायक नदी जो होता है, ऐसे समझिए कि एक मेन नदी बह रही है, तो इसमें आके छोटी छोटी कई नदियां मिल जाती हैं, तो ये छोटी छोटी जो नदियां होती हैं इन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियां जो है, जैसे हमारा सिंधु की सहायक नदियां रावी, चेनाब, झेलम, इसे जो है सिंधु नदी तो मेन नदी है ही, उसकी सहायक नदियां रावी, चेनाब, झेलम जो है, इस नदियों के किनारे 4700 साल पहले जो है आरंभिक नगर, जिसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इन्हीं नदियों के किनारे इन लोगों का विकास हुआ था। इस सभ्यता का 4700 साल पहले कहाँ पे हुआ था? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां रावी, चनाब, झेलम, इन सभी के। ठीक है, 4700 साल पहले क्या हुआ था? आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, जिसमें सबसे अभी तक प्राप्त सभ्यता में से सबसे प्राचीन सभ्यता भारत की जो है, यही सिंधु घाटी सभ्यता है।
या जिसको बोला जाता है सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये हमारा चौथा लोकेशन था पूरे भारत में जहाँ पे लोगों का रहने का साक्ष्य मिला। पांचवा लोकेशन है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास, जो कि मध्य भारत के आस पास गुजरती है। बिहारी क्षेत्र, बिहार यूपी से होकर जाती है ये। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन जो है, लगभग 2500 साल पहले गंगा के किनारे नगरों का विकास हुआ। गंगा नदी जो है और इसकी सहायक नदियों के किनारे मेनली नगरों का विकास हुआ। गंगा का दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन में मगध कहलाया। गंगा का दक्षिण का क्षेत्र जो था प्राचीन में क्या कहलाया? मगध। जो एक शक्तिशाली साम्राज्य बना। बहुत आगे चल के क्या हो गया, बहुत ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य बना। यहीं पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई है। यहीं पे कई साम्राज्य आए और कहीं गए, तो कहा जाता है कि मगध जो था प्राचीन काल में, अभी से 2500 साल पहले सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था। और इन्हीं जो है नदियों के मतलब इन्हीं नदियों के किनारे, यानी कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे ये जो जल मार्ग और उपजाऊ भूमि प्रदान की ये जो नदियां जो थी, यहाँ पे यात्रा करने के लिए जल मार्ग आसान हो गया और खेती के लिए उपजाऊ जमीन थी जैसे, इसलिए ये क्षेत्र जो है और भी ज्यादा आगे चल के मतलब बड़ा साम्राज्य बन गया। इससे साम्राज्यों का विकास और भी ज्यादा बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये थे हमारे कुछ हमारे देश में लोगों के रहने के लोकेशंस जहाँ पे लोग रहा करते थे। अब बात करते हैं देश की नाम जो है, हमारे देश का अलग अलग नाम पड़ा है। हमारे देश का जो दो नाम मेन जो है, इंडिया और भारत, जिसका चर्चा जो है संविधान में किया हुआ है। इंडिया और भारत का चर्चा क्या है? संविधान में किया हुआ है, यानी कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया ही भारत का, भारत ही इंडिया कहा जा सकता है। दोनों नेम क्या है? इंडिया का है। तो इंडिया नाम भारत को कैसे मिला, हिंदुस्तान को, और भारत नाम कैसे मिला, ये दोनों का इतिहास है छोटा सा। पहली बात करें, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। लगभग अभी से 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से आने वाले जो ईरानी जो थे और यूनानी लोग जो थे, सिंधु को गलत उच्चारण करते थे, जिसे वो क्या कहा दिया, उसे हिंदोस कह दिया, यानी कि सिंधु को हिंदू किए थोड़ा सा वो हिंदोस कर दिए। ठीक है, हिंदोस को थोड़ा सा ईरानी लोग और भी और यूनानी लोग मतलब थोड़ा सा चेंज करके इसको इंदोस कर दिए। हिंदोस पहले सिंधु बोले तो सिंधु से हिंदू हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंधु से हिंदू हो गया। अब हिंदू हिंदू मतलब सिंधु नदी के उस साइड रहने वाले लोग क्या बोले, अब हिंदू बोले तो उसको क्या बोले, हिंदोस कर दिए। और उसी को चेंज करके थोड़ा सा और भी मिस्टेक करके उसको इंदोस कर दिए। इंदोस जो कहा गया, इस नदी के पूर्व में जो रहने वाले लोग थे, बाद में चल के इसी को इंडिया कह दिया गया। तो इस प्रकार हमारा इंडिया मिला है ईरानियों और यूनानियों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो है इंडस शब्द से बना है। इंडस का मतलब होता है सिंधु, यानी कि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के कारण कह सकते हैं कि इंडिया नाम हमको मिला है, जो कि ईरानियों और यूनानियों द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब बात करें भारत नाम। तो भारत नाम जो है, भारत नाम का जो प्रयोग है, पहले मेन शब्द था भरत, भरत से बना है हमारा भारत। तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे, लोग एक समूह को कहा जाता था। आगे चलकर ये समूह बड़ा हो गया और इसी को और लास्टली जो है पूरे देश के लिए ये शब्द इस्तेमाल होने लगा। लेकिन पहले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए ये नाम प्रयोग हुआ था। कौन सा नाम? भरत। और यही भरत से हो गया हमारा भारत। इसकी चर्चा जो है संस्कृत में जो वेद है, ऋग्वेद में मिलती है, जो कि अभी से 3500 साल पुरानी है। बाद में इसी समूह के नाम पर देश का नाम पड़ गया भारत। ध्यान रखिएगा, पहले कुछ लोगों के समूह को भरत बोला गया और आगे चल के इसी को भारत नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऋग्वेद से मिला है। ऐसा माना जाता है कि ये भारत नाम जो है भरत के संतानों के लिए, यानी कि भारत एक राजा हुआ करते थे और उसी की प्रजा के लिए ये ऐसा कथा प्रचलित है, उसी का प्रजा के लिए क्या होता था, भारत शुरुआत हुआ छोटे से क्षेत्र के लिए, यही चल के आगे चल के पूरे देश का नाम पड़ गया भारत। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आगे अतीत की जानकारी के स्रोत में। तो अतीत की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, अगला बिंदु है कि अतीत, चलिए ठीक है, हम अतीत पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ से ले सकते हैं अतीत की जानकारी? तो अतीत के बारे में कई स्रोत है, जिसमें से आपको इस चैप्टर में कुछ ही स्रोत की चर्चा की गई है। तो एक है हमारा पांडुलिपि, दूसरा है हमारा अभिलेख, तीसरा है हमारा पुरातत्व। देखिए, पुरातत्व, ये जो है हमारे मेन अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत है। अब बारी बारी समझते हैं कि पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, पांडुलिपि क्या होता है? तो जिन वो तो वैसी पुस्तकें कहा जाए, वैसी पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती थी, मेनली कहाँ पे लिखी जाती थी? तो तार पत्रों पे और भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे
हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें मिली है उन्हें क्या कहा गया है? पांडुलिपि। यानी कहा जाता है पांडुलिपि क्या है? तो प्राचीन काल में हाथ से लिखी हुई जो पुस्तकें हुआ करती थी, मेनली तारपत्र और भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे लिखे हुए, उसी को क्या कहा गया है? पांडुलिपि। यानी कि हाथ से लिखी पुस्तकें होती थी। ये तारपत्रों और हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर लिखा जाता था। कब कहाँ पे लिखा था ध्यान रखना, ये तारपत्रों पर और हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे लिखा जाता था, जो थोड़ा सा ज्यादा टिकाऊ और कहा जाए तो बड़े आकार के पत्ते हुआ करते थे, इसलिए इन पे लिखा जाता था। अब इसमें लिखा क्या जाता था? तो धार्मिक मान्यताएं जो भी थी लोगों की, धार्मिक मान्यताओं को लिखा जाता था। राजाओं के जीवन के कहा जाए तो राजाओं की जीवनी लिखी जाती थी। कुछ औषधियों यानी कि दवाइयों के बारे में लिखा जाता था। विज्ञान जैसी कई अन्य विषयों पर भी लिखी जाती थी। ज्यादातर इसमें धार्मिक मान्यताएं मिली है और राजाओं की जीवनी मिली है, ठीक है। औषधियों की जानकारी भी मिली है, और विज्ञान की जानकारी थोड़ी सी कम मिली है। इस प्रकार इन सभी पांडुलिपियों को देखने को मिला। ये मेनली संस्कृत में, प्राकृत और तमिल भाषाओं में मिला करते थे। संस्कृत में हुआ करते थे, प्राकृत भाषा में और तमिल भाषा में हुआ करते थे। अब बात करते हैं इतिहास को जानने के स्रोत में आता है नेक्स्ट है हमारा अभिलेख। अभिलेख क्या है? तो अभिलेख होता है पत्थरों और जो धातु को सतहों पे खोद खोद के, ऐसा मान लीजिए कि एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है, तो पत्थर के टुकड़े में छेद छेद कर करके उसको लिखा जाता था, और धातु के टुकड़े पर भी ऐसे ही किया जाता था, उस पर छेद छेद करके लिखा जाता था। तो उसको बोला गया अभिलेख। यानी कि ये पत्थर और धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख हुआ करते थे। ये कौन हुआ? अभिलेख, है ना। शासक अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाया जाया करते थे, यानी कि शासक जो राजा जो होते थे, जो भी ऑर्डर देते थे, उनको इन्हीं अभिलेखों पे लिखा जाता था। लोग उन्हें पढ़े और इनका पालन करे, इसलिए ये उस पे लिखाया करते थे। ध्यान रखिएगा, लोगों के लिए हुआ करता था। और साथ में वो जो युद्ध, इतना ही नहीं, आदेश ही नहीं, जो भी वो युद्ध जीतते थे, उनकी जो उपलब्धियां हासिल करते थे, उन उपलब्धियों को भी लिखा जाता था, ठीक है। इन उपलब्धियों को भी लिखा जा सकता है, जिससे उनके आने वाले आगे आगे आने वाले पूर्वज जान सके कि राजा ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी, ठीक है। उदाहरण की बात करें कहाँ पे मिला है, तो अफगानिस्तान में कंधार से प्राप्त जो अशोक का अभिलेख है, जो यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखा है। ध्यान रखिएगा, अशोक का जो अभिलेख है अफगानिस्तान के कंधार से जो मिला है, किस भाषा में लिखा हुआ है? तो यूनानी और अरामाइक लिपि में लिखा हुआ है। कौन सी लिपि में? यूनानी लिपि में और अरामाइक लिपि में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान से मिला है, जो यूनानी लिपि में और अरामाइक लिपि में, ठीक है। तो ये थे हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के दूसरे स्रोत, अभिलेख। तीसरा स्रोत है हमारा पुरातत्व। पुरातत्व जो है, अब यहाँ से भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुरातत्व एक्चुअली क्या होता है? तो जो खुदाई होती है, या फिर कहीं कहीं अचानक खोदने पे जमीन के अंदर से कुछ कुछ चीजें निकल आती है, जैसे कभी मूर्तियों के टुकड़े, चित्र, औजार, हथियार, इस तरह करके बहुत सारी चीजें निकल आते हैं, बर्तन, कुछ भी चीजें जो जमीन के अंदर से खुदाई में निकल जाते हैं, तो उन्हें पुरातत्व कहा जाता है। कभी कभी ये पत्थर और ईंटें भी हुआ करती है, ठीक है। तो पुरातत्व क्या होता है? पत्थर और ईंट से बनी इमारतें हो सकती है के अवशेष, चित्रों, मूर्तियां, औजार, हथियार, बर्तनों और आभूषण, सिक्के जैसे इत्यादि के टुकड़े हो सकते हैं। तो ये सब जो है पुरातत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब पुरातत्वविद जो होते हैं, ध्यान रखिए पुरातत्वविद क्या है, तो इन्हीं चीजों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है, ठीक है। अब पुरातत्व समझ में आया कि ये जो अवशेष है इसी को हम लोग पुरातत्व कहते हैं, और इसको पढ़ने वाले को, अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है, ठीक है। अब वे खुदाई करके भी वस्तुओं को खोज निकालते कौन? तो पुरातत्वविद जो है इतिहास को जानने के लिए कभी कहीं कहीं खुदाई भी करते हैं, और उसके अंदर से खुदाई में वस्तुओं को बाहर निकालते हैं, तब उससे इतिहास लिखते हैं, ठीक है। जानवरों की हड्डियां यह जानने में मदद करती है कि लोग क्या खाते थे। कभी कभी जानवरों की हड्डियां भी निकाली जाती है, इससे पता लगाने के लिए कि लोग खाते क्या थे, या फिर कभी कभी ये भी जानकारी मिल जाती है कि लोग किस प्रकार के जानवर को पालतू बनाया करते थे। तो ये सभी जो चीजें हेल्प करती है इतिहास को गढ़ने में, वो है हमारे तीन चीजें। यहीं पे नहीं है, कुछ ग्रंथ भी है, काव्य ग्रंथ है, उसके बाद कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है, वेद है, ये सभी जो भी इतिहास लिखने में मदद करती है, तो जो कि आपको आगे क्लास में देखने को मिलेगा। मैंने मेनली इस क्लास में मोटे मोटे तौर पे यही चीजों को देखना था, ठीक है। अब बात करें तिथियों का मतलब, कभी कभी किताबों में लिखा होता है क्या, ईसा पूर्व और ईसवी लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? तो इस चीज को समझने के लिए मान के चलते हैं, क्या मान के चलते नहीं, यही होता है। ईसा मसीह के जन्म के जो समय होता है उसको मान के चलेंगे 0 साल। इसके बाद जो समय हुआ ईसवी, मतलब क्या कहलाएगा?
ईसा पश्चात यानी कि ईसवी सन कहलाएगा। और इनके जन्म से पहले का भी तो समय था, तो उसे बोलते हैं ईसा पूर्व। इसको शॉर्ट में बोला जाता है बीसी या बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। तो वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा पूर्व डेट इसको बोलते हैं बीसी बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले के वर्ष को ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या बोलेंगे, 10, यानी कि 10 पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले क्या बोलेंगे, 200 ईसा पूर्व। ठीक है, इस तरह ईसा मसीह के जन्म के बाद कुछ समय को बोलेंगे ईसा पश्चात। ठीक है, जिसको बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ध्यान रखना है। ठीक है, देख लो ना, ईसा मसीह के 100 साल पहले के समय को बोलेंगे 100 ईसा पूर्व। ठीक है, और उसके बाद क्या कह सकते हैं, 99 साल पहले के समय को बोलेंगे 99 ईसा पूर्व। और उसी तरह ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को बोलते हैं हम लोग एनो डोमिनी, जिसको बोलते हैं ईसवी सन। ठीक है, ईसवी या ईसवी सन बोला जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एडी या एनो डोमिनी। इसका अर्थ होता है जन्म, ईसा के जन्म के वर्ष में, यानी कि ईसा के जन्म के बाद 10 साल बीता, तो 10 एडी, 20 साल बीता, 20 एडी, इस तरह। ठीक है, आधुनिक प्रयोग जो है बीसी के जगह पे बीईसी कर दिया जाता है। कुछ धार्मिक लोग बोलते हैं कि नहीं, हम बीसी नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि ईसाई धर्म को मानने वाले तो आसानी से बीसी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अन्य धर्मों के लोगों में कुछ जो होती है अलग मान्यताएं होती है, जिसके कारण वो अन्य धर्म के लोग इसको बीसी के जगह पे बीईसी, जो कि कॉमन वर्ड बना दिया गया, बिफोर कॉमन एरा, और एडी के जगह पे सीई कॉमन एरा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो कि धार्मिक धर्म मतलब क्या है, अधिक धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में सीखने को मिला था। अब इस चैप्टर पे आधारित आपको प्रश्न जो है, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार, आइए तो हम इस चैप्टर पे आधारित जो भी प्रश्न हमें करे, जिसमें चैप्टर की समझ हमारे पास कितनी है। आइए, प्रश्न जो है कई बार कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो भारतीय महाद्वीप में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें कहाँ उगाई गई थी। ये आपको चैप्टर में बताए थे कि सुलेमान और पिरथल पहाड़ियों में उगाई गई थी। अब इसका व्याख्या देखें तो इस चैप्टर के अनुसार, ये जो नोट्स बनाया गया चैप्टर के अनुसार बनाया गया है, तो इस चैप्टर में जो मेंशन किया गया था, उत्तर पश्चिम स्थित सुलेमान और पिरथल पहाड़ियों में लगभग 8,000 साल पहले सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को साक्ष्य मिले हैं। कितना साल पहले, 8,000 साल पहले। कहाँ मिला है, सुलेमान और पिरथल पहाड़ियों के पास। ठीक है, वर्तमान में भी पाकिस्तान में पड़ता है। बात करें दूसरा क्वेश्चन, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को कहा जाता था, कीजिए, इसे मगध कहा गया है। ठीक है, गंगा नदी के दक्षिण और इसकी सहायक नदी जो सोन है उसके आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जो बाद में शक्तिशाली साम्राज्य बना, इसकी भी चर्चा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम पे पड़ा है। याद रखिए, इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी, इस जिससे इसके नाम पे ही पड़ा है। तो इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानी और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में क्षेत्र को इंडिया कहा था। ये ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, भारत शब्द समूह का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो भारत शब्द जो है, ये जो है ऋग्वेद में मिलता है, जो कि अभी से 3500 साल पुराना है। ठीक है, ध्यान रखना है, जो कि ऋग्वेद में मिली है। ठीक है, बात करें हाथ से लिखे या प्राचीन पुस्तकों को क्या कहा जाता था, इसकी भी चर्चा किए थे हम लोग। हाथ से लिखे पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। हाथ से लिखे होने के कारण प्राचीन पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। और इसको अगर इंग्लिश में देखो तो मनु, मनु का मतलब होता है हाथ, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कहा जाता है लिखा हुआ, तो मनु स्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखे हुए, इसलिए इसको पांडुलिपि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राचीन काल में पांडुलिपियां लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग होता था। तो प्राचीन काल में पांडुलिपि लिखने के लिए तारपत्र और बुर्ज की पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार होता था। ठीक है, उसके बाद है, कठोर सतहों जैसे पत्थर या धातु पर लिखे गए लेखों को क्या कहते हैं। तो इन्हें अभिलेख कहा जाता है, इसकी चर्चा की है। ठीक है, तो पत्थर या धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। ये अधिक टिकाऊ होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं, ऐसे कागज पे लिखे होते जल्दी खराब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अशोक का अभिलेख किन दो लिपियों में लिखा गया है। तो इनकी लिपि जो यूनानी और अरामाइक लिपि है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ये जो है कंधार से मिले अशोक का अभिलेख उस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामाइक नामक दो विभिन्न लिपियों का मतलब लिपियों से मिलकर बना है।
अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसकी भी चर्चा किए थे पुरातत्वविद। यानी कि पुरातत्वविद अतीत के में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं जैसे इमारतें, औजार, सिक्के, मूर्तियां आदि का अध्ययन करते हैं। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उपजाया गया था, तो बोले थे विंध्य पहाड़ी के उत्तर में चावल उपजाया गया था। ठीक है, देखिए चावल है। यानी कि विंध्य पहाड़ियों के उत्तर के क्षेत्रों में सबसे पहले चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। आरंभिक नगरों में सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के किनारे कब हुआ, तो याद कीजिए, ये भी 47 साल पहले चर्चा की है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो थी, उनका सहायक नदियां थी रावी, चेनाब और झेलम। आरंभिक नगर जो हड़प्पा सभ्यता का विकास अभी से 47 साल पहले हुआ, जबकि गंगा के किनारे अभी 25 साल पहले हुआ। गंगा के किनारे वाले को मगध बोला गया था। ठीक है। आखेटा खाद्य संग्राहक समुदाय किस नदी के तट पर रहते थे, तो याद कीजिए, इसको शुरुआती में ही बोला गया था नर्मदा नदी। लोकेशन में मैच किए थे। ठीक है। यानी कि लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, जो कि कुशल संग्राहक और आखेटक थे, यानी कि उसके आसपास के जंगल के बारे में उनके पास अच्छी खासी जानकारी थी। बीसीई का मतलब क्या होता है, तो बिफोर कॉमन एरा। यानी कि आधुनिक इतिहास में बीसी के जगह पे बीसीई किया जाता है, इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। ध्यान रखिएगा, बीसी को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, बीसीई को बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है। जो एक धर्मनिरपेक्ष शब्दावली, यानी किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है बीसीई, ध्यान रखना। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा है पुरातात्विक स्रोत नहीं है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब खुदाई में निकले हुए जो वस्तुएं हैं। ध्यान रखिए, आप कोई भी अभिलेख लिखित चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि होता है ना, एक हो गया हमारा किताबें, धर्म ग्रंथ इत्यादि को पांडुलिपि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे क्या नहीं कहा जाता है, तो इन्हें पुरातात्विक स्रोत नहीं कहा जाता है। सिक्के पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, अभिलेख पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, इमारतें और जो कुछ भी टुकड़े मिलते हैं, लोहे के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, ये सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। लेकिन लिखित चीजें जो भी होती है उसे पांडुलिपि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लिखित चीजों को क्या कहा जाता है, पांडुलिपि। कुछ भी लिखित धर्म ग्रंथ है, चाहे किसी की जीवनी है, वो सब पांडुलिपि में गिना जाएगा, उसे पुरातात्विक स्रोत नहीं कहेंगे। हाँ, भले खुदाई से निकला है, लेकिन उसे पुरातात्विक स्रोत में न रख के उसे पांडुलिपि में रखा जाता है। ठीक है। सिक्के, अभिलेख और इमारतें पुरातात्विक स्रोत है, क्योंकि ये भौतिक अवशेष है। पांडुलिपि एक साहित्य का स्रोत है। ठीक है। इसलिए इसको पांडुलिपि में रखा जाता है। प्राचीन काल में आम लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो उस समय कई भाषाएं थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद्वान लोग जो थे संस्कृत बोला करते थे, और आम लोग मेनली संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप प्राकृत भाषा बोला करते थे। केवल तमिल तो नहीं बोलते थे, लेकिन कुछ लोग तमिल भी बोलते थे। कहा जाए तो इसके लिए तीनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन केवल तमिल नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग प्रश्न के अनुसार इसका आंसर अलग अलग होगा। ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो आम जनता की बात करें तो प्राकृतिक होगा। ठीक है। पांडुलिपियों के संदर्भ में बताया गया है कि वे संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल में बात करते थे। प्राकृतिक भाषा जो थी आम लोगों के बोलचाल की भाषा थी, जबकि संस्कृत विद्वानों और पुरोहितों की भाषा हुआ करती थी। ठीक है, ध्यान रखना है। तमिल में भी बात करते थे, तो कोई एक भाषा नहीं थी मेनली। बात करें अतीत का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो अतीत का अध्ययन जो है, यह जानने के लिए हमें कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और समय के साथ हुए बदलावों को समझने के लिए, इन सभी के लिए अतीत का अध्ययन क्या जरूरी है। देखा जाए तो व्याख्या, इतिहास में हमें अतीत को समझने, वर्तमान को बेहतर बनाने और भविष्य के लिए सीखने में मदद करता है। यह हमें समाज में हुए परिवर्तनों की प्रक्रिया को भी समझाता है। इसलिए अतीत का अध्ययन करना कह सकते हैं कि जरूरी है। बात करें इतिहासकार किन्हें कहा जाता है, तो जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। सिंपल शब्द में, यानी कि जो विद्वान स्रोतों यानी कि पांडुलिपि या विलेख पुरातत्व का उपयोग करके अतीत का अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं हमारा एडी का मतलब, तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। सिंपल, एडी एक लैटिन शब्द है, एनो डोमिनी, जिसका संक्षिप्त रूप होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष में, ऐसा। ठीक है। बात करते हैं शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे, इसके कई रीजन है। ठीक है। शासक जो है अभिलेख का उपयोग अपनी आज्ञाओं को जनता तक पहुंचाने और अपनी जीतों तथा कार्यों का अस्थायी रिकॉर्ड रखने के लिए, जीते थे इसका रिकॉर्ड होना चाहिए ना लंबे समय तक, ताकि आने वाली पीढ़ियों या उन्हें याद रखे। इसलिए वो इस तरह का अभिलेख लिखवाया करते थे धातु और पत्थरों के टुकड़े पर। ठीक है। कृषि का आराम होने से लोगों के जीवन में क्या प्रमुख बदलाव आया, तो पहली बात कि वे लोग एक ही स्थान पे अस्थायी रूप से बसने लगे। उससे पहले घुमंतु थे। ठीक है। यानी कृषि के आरंभ ने मानव को खाद्य सुरक्षा प्रदान की, यानी खाने के पदार्थ, खाने के अनाज अब आसानी से मिलने लगे, जिससे उनका घुमंतु जीवन समाप्त हो गया और वे नदियों के किनारे अस्थायी बस्तियां बनाकर रहने लगे। तो मेन प्रभाव क्या पड़ा, तो उनका घुमंतु जीवन समाप्त हो गया। ठीक है। और नदियों के किनारे लोग रहने लगे। इतिहास जानने के लिए पुरातत्वविदों को खुदाई में सिक्के मिलना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि सिक्के हमें उस काल के राजा, उन दिनों अंकित चित्रों और नामों के माध्यम से, कभी कभी सिक्कों पर चित्र मिल जाते हैं तो कभी कभी नाम मिल जाते हैं।
तो उस सिक्के पे हमें काल के राजा, आर्थिक स्थिति, सोने चांदी या तांबे के होने से पता चलता है कि व्यापार क्या होता था, कि मतलब इस सब चीजों के बारे में अगर वो बहुमूल्य इस तरह की बहुत बहुमूल्य जानकारियां मिलती है। अगर मान लेते हैं कि सोने के सिक्के हुआ करते थे, तो कह सकते हैं कि उस समय की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक थी, व्यापार भी अच्छा खासा होता होगा। अगर चांदी के मिले तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कुछ हद तक कि हो सकता है कि वहां पे आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कम रही होगी। तांबे के मिले तो आर्थिक स्थिति और भी कम रही होगी। ठीक है। या फिर अगर तीनों सिक्के मिल गए तो हो सकते हैं क्या कि अलग अलग महत्व के अलग अलग सिक्के हुआ करेंगे, यानी कि जैसे हमारा क्या अभी 2000 के नोट, 1000 के नोट, ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए। 1000 के नोट तो बड़े नहीं, तो जितने भी अगर 2000 के नोट और 500 के नोट है तो ज्यादा बड़े नोट कह सकते हैं कि महंगी वस्तुओं के क्रय के लिए, या फिर कुछ राजा खुद के पर्सनल यूज के लिए बनवाता होगा, तांबे के सिक्के आम जनता के लिए बनवाता होगा। इस तरह बहुत सारी चीजें मतलब। तो ये है हमारे चैप्टर के पूरे कंक्लूजन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं।